हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एयर टीच के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, यानी केसी क्या होता है। ठीक है, तो इसके ठीक प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन कर लिया है और उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोगों ने कर लिया है। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का वर्क है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक सेकेंड ईयर का ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक बेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जाइए प्लेलिस्ट में सर्च करिए, आराम से जाइए देखिए, ये चीज़ को सब्सक्राइब भी करिए और प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, आपको ये सारे वीडियो के प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे और आसानी से उसको देख के अपना नोट्स बनाइए। और एक चीज़ और, आपको वीडियो के लास्ट में क्या मिलता है, इसका नोट्स मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, जो चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं उसके बाद से उसका नोट्स भी आपको लास्ट में मिलता है। तो वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए, पहले इसको समझिए, पेन पेपर लेके बैठिए, समझिए, हल्का फुल्का पॉइंट्स को नोट करिए, उसके बाद से आप लास्ट में इसका नोट्स लेकर और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। देखिए, इसको जानने से पहले हमका एक रूल है, वो हमको जानना पड़ेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप प्रीवियस ईयर में पढ़ के आए होंगे, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसको कहते हैं, क्या होता है। थोड़ी बहुत इसका इंट्रोडक्शन तो करेंगे आज कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। देखिए, 2 व्यक्ति थे, एक था गुलबर्ग और दूसरे थे वाजे। इन्होंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, किस रिएक्शन में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमारा इक्विलिब्रियम आता है, तो इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टडी किया और इस स्टडी में पाया कि इन्होंने कहा कि मान लो भाई कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है A+B और ये बनता है क्या, C+D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जिनका प्रतिपादन गुलबर्ग और वाजे ने किया, इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। फिर से सुनिए, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो एक चीज बताइए, ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, किस रिएक्शन के द्वारा, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर A+B कन्वर्ट होता है CD में, तो उसके हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। बट अगर C+D टूटकर A+B भी बनता है तो उस समय ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। बात को समझिए थोड़ा सा कि जब A+B अगर कंटिन्यू होता है C+D बनाता है, तो C+D अगर रिवर्स कंटिन्यू होकर A+B बनाता है, तो उस समय जब ये रिवर्स रिएक्शन हमारा आएगा तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जैसे कि मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई है रिएक्शन C+D, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B पे डिपेंड करता है। कैसे, सोचिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब इसकी कुछ सांद्रता होगी, कुछ मास होगा, तभी तो जाएगा। तो शुरुआती में मान लो A+B की कुछ सांद्रता है, वो आपस में मिक्स करके C और D बनाते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इसके कंसंट्रेशन पे। अच्छा, ये एक्टिव मास क्या होता है, ये एक्टिव मास क्या होता है, मान लीजिए एक कंटेनर में हमने रिएक्शन करवाया किसका, N2 और H2 का। अब ये कंटेनर से हमको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, NH3 मिल रहा है। तो एक्टिव मास इसको कहते हैं कि मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो मान लीजिए अगर नाइट्रोजन आपने 100 मोल लिया, तो ये नाइट्रोजन के कुछ ही मोल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को हम एक्टिव मास कहते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूरी तरह से आपस में मिक्स कर अमोनिया का नहीं फॉर्मेशन करते, मतलब इसके कुछ मोल जरूर बाकी रह जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में। तो जो मोल इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं उनको हम एक्टिव मास कहते हैं, मतलब जितना ग्राम इसका क्या हुआ रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मास। ठीक है, तो भाई चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो मान लो अगर इसको हम RF लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। प्रोपोर्शनल साइज हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो RF इक्वल टू KF इज डायरेक्ट इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। हम पढ़ा लें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसको जानने से पहले हमको लॉ ऑफ मास एक्शन जाना पड़ेगा जो हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमारा ये निकल के आया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। तो भाई अगर ये रिएक्शन इधर जा रहा है तो इसके लिए यह रिएक्टेंट होगा। बट इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन अगर यहाँ पे हम लिखें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए सॉरी सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। तो अगर इसको हम RB लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं RB लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। बोलो क्लियर इतना। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा दो तो अपना कुछ कांस्टेंट लगा दो, तो यहाँ पे हम लेते हैं KF, क्या लेते हैं KB, तो ये हमारा C एंड ये हो जाए हमारा क्या हो जाएगा D। बात समझ में आ गई। तो एक हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकाला और एक हमने निकाला रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इक्विलिब्रियम कब आता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है इक्विलिब्रियम कब आता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम आता है। यानी कि जिस रेट से A प्लस बी सी डी में बन रहा है उसी रेट से C प्लस डी टूट के हमारा A प्लस बी बन रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होंगे इक्विलिब्रियम में, हमारे दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी RF बराबर RB। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे, यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मान अगर इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो यानी 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तब तो इसको लिख सकते हैं हम लोग KF एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। बोले इतना क्लियर ना। तो चलिए अब देखिए क्या होगा। अब देखो ये तुम्हारा KB इधर चला आएगा, तो KF अपान KB इक्वल टू, अब ये भी इधर चले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D अपान एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। अरे ये इधर चला आया, ये इधर चला आया। अब ये भी तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है और ये भी बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसी को हम लिखते हैं KC इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D अपान A एंड B। देखो ये हमारा क्या हुआ KC का मान आ गया। यहाँ पे C क्या बताता है कंसंट्रेशन बताता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सांद्रता कहते हैं। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी था। ये ठीक है कि आप प्रीवियस ईयर में पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा सा आप रिवाइज कर लोगे तो और बेहतर हो जाओगे। तो देखो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर KC का मान निकालोगे तो CD यानी प्रोडक्ट को पहले लिखो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तब अब हम किसी जनरल इक्वेशन के लिए KC का मान डिराइव करते हैं। फॉर सपोज करो तुमको थोड़ा सा उसको KC का डेरिवेशन करने से पहले अगर हम लिखें 2A प्लस B कन्वर्टेड टू C प्लस 2D, अगर ये जनरल इक्वेशन लिखा गया है और इसके लिए हमको KC का मान फाइंड आउट करना है, तो देखो KC बराबर क्या होता है, अगर इसको हम प्रोडक्ट मानते हैं तो एक्टिव मास ऑफ C। अब यहाँ पे देखो D कितना है, D 2 है ना, तो एक्टिव मास ऑफ D एंड एक्टिव मास ऑफ D। देखो रटने वाली चीज नहीं है, सब समझने वाली चीज है। A हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो यानी एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ A। बोलो क्लियर, एंड एक्टिव मास ऑफ
बी। ठीक, तो अब हमारा हो जाएगा के सी बराबर, अब देखो सी हमारा हो गया एक्टिव मास ऑफ सी। अब बताओ ये आधार सेम है, इनके घात कुछ नहीं तो 1 1 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे मैथमेटिक्स के रूप में, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसी तरह नीचे भी ए के पावर कितना हो जाएगा 2 एंड बी। देखो तो किसी भी इक्वेशन के लिए अगर के सी का मान आप निकालना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। एक आप थोड़ा बहुत अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो और बढ़िया है, मैं आपको थोड़ा बहुत फील दिलाना चाहता था, लेकिन वैसे भी याद रख सकते हो कि जब भी हम किसी का एक्टिव मास लेते हैं तो उसके आगे जो गुणांक रहता है वो उसके घात में चला जाता है। बोलो इतना क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा, तब हम डेरिवेशन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3a + 2b कन्वर्टेड टू 2c एंड 3d। तो भाई इसके लिए अगर kc का मान निकालना हो तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ c का स्क्वायर एंड एक्टिव मास ऑफ d का स्क्वायर क्यों अपान एक्टिव मास ऑफ a का क्यों एंड एक्टिव मास ऑफ b का स्क्वायर। क्योंकि देखो a हमारा कितना है 3 है, b हमारा कितना है 2 है, और c हमारा कितना है 2, और d हमारा कितना है 3। अब ये थोड़ा बहुत आपको टर्म में आया होगा कि एक्चुअली में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो एक्चुअली में कहो तो इसका डेरिवेशन बताता है, लेकिन जनरल टर्म में हम लोग इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन सीख लेते हैं। ठीक है, तब अपने नोट्स में लगाइएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम केसी कहते हैं। मान लो एक जनरल टर्म आपको लिखा गया है रिएक्शन के तौर पे ए एंड बी कन्वर्टेड टू सी और ये डी और ये डी। एक्चुअली में ए बी और सी डी क्या बताते हैं, ये नंबर ऑफ मोल बताते हैं कि ए हमारा कितना है बी हमारा कितना है। सपोज करो मान लो यहाँ पे हमने 2a लिखा और ये 3b लिखा, इस कन्वर्टेड टू 4c + 5d। यहाँ पे क्या बता रहा है, ए का जो मोल है वो 2 है, बी का जो मोल है वो 3 है, सी का जो मोल है वो 4 है, डी का जो मोल है वो 5 है। उसी तरह ए बी सी डी ये नंबर ऑफ मोल बताएंगे। समझ आ रहा है, ये रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका नोट्स मिलेगा आपको, टेंशन लेने की बस सब जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू के एफ क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी के पावर सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी के पावर डी। क्लियर। उसी तरह अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एक्टिव मास ऑफ ए के पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी के पावर बी। अब इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम आ गया यानी कि आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम तभी तो आएगा, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलो भाई इन दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो ये चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा रिप्लेस करके और हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, के बी बराबर एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, इसके पावर ए इसके पावर बी। बोलो इतना क्लियर हो गया, दोनों आपस में बराबर कर दिए। अब ये इसको इधर लेके चले आओ, तो के बी अपान क्या हो जाएगा, के एफ इक्वल टू सी के पावर सी एंड डी के पावर डी हो जाएगा। ये इधर चला आया तो हो जाएगा तुम्हारा ए के पावर ए एंड बी के पावर बी। तो अब ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, के सी लिख सकते हैं। अरे इसका भी ये दोनों मान लो कांस्टेंट है तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तब हम लोग लिखते हैं क्या, के सी। तो के सी इक्वल टू ये डेरिवेशन आपका आ गया, देख लीजिए, के सी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी के पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी के पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए के पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी के पावर बी। तो यहाँ से हमने के सी का डेरिवेशन किया। ये सी क्यों लिखते हैं, ये सांद्रता को बताता है कि सी का कितना सांद्रता है, डी का कितना सांद्रता है, ए का कितना सांद्रता है और बी का कितना सांद्रता है। तो यहाँ पे एक हमने बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका नोट्स आपको मिलेगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम लिखा लिखा है आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये एक टर्म था, आज हमने सीखा इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिराइव करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं यार। लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर अग्रवाल ने बताया कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, थोड़ा सा हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, C + D
एक्चुअली में कहो तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है, केसी का डेरिवेशन करता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि गुल्बर वाजे ने केसी का डेरिवेशन किया। अगर अब और थोड़ा सा आप लोग हाई लेवल में सोच सकते हो तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू, मान लो ये हो जाएगा क्या, के एफ सी एंड डी, फिर उसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन, और दोनों का रेशियो निकाल के केसी का मान निकाल लो फटाक से। तो आज हमने सीखा क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये प्रीवियस में पढ़ के आए हो, इसका भी मैंने थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। और हमने एक मेन पॉइंट सीखा आज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का कैसे मान निकालते हैं। अब किसी भी इक्वेशन का आप देख के केसी का मान निकाल सकते हो। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि केपी क्या होता है और इन दोनों का जो रिलेशन होता है केसी एंड केपी में, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।